वेलकम बैक जी। सुबह से आके मैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब कुछ बात करते हैं तिब्बी हवाले से, और यूरोलॉजी जो है वो एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बीमारियां तो बहुत सारी लाहक होती हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात की जो कमी है उसकी वजह से बीमारियों में इजाफा भी हमें देखने को मिलता है, और जो बीमारियां हैं उनकी सिवेरिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजी कंसल्टेंट मियाँ खालिद अकबर साहब, जो कि यूरोलॉजी कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, और इनसे हम जानेंगे कि यूरोलॉजी जो है वो किस लेवल पर इंसानी सेहत को अफेक्ट कर रही होती है, और दूसरा ये कि जब कोविड की बात आती है तो कितना हमारे इस बीमारी की वजह से जो है वो सिवियरिटी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना, जो कि आप हमें बता रहे थे अभी कि आपने कहाँ कहाँ पर काम किया, और नाज़रीन यकीन करें कि वो इतना लंबा था कि हमने सोचा कि हम डॉक्टर साहब को खुद कहेंगे कि सर अपना तजर्बा खुद हमारे नाज़रीन के लिए बयान करें। तो मैं कभी कैसे हूँ, चारसदा से हूँ, कैरेट कॉलेज से पढ़ा था, फिर खैबर मेडिकल कॉलेज से, फिर इंग्लैंड में आई वाज फॉर 18 ईयर्स, वहाँ से रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडनबरा से जनरल सर्जरी में फारसीएस किया, फिर यूरोलॉजी में किया। And 2004 में I came back as a British urologist to Pakistan for a short while to शिफा इंटरनेशनल। इतने में वो ज़लज़ला आ गया, उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया, फिर सैलाब आ गया, फिर IDPs आ गए जी। ह्यूमैनिटेरियन काम आपका अलग है। ह्यूमैनिटेरियन काम में मैं हो गया, तो 1 साल एक्सटेंड किया, 2 साल, 3 साल, उसके बाद एक्सटेंशन ही हो गई, उसके बाद एक्सटेंशन मिल गई, एक्सटेंशन मिली, और आफ्टर 3 years I resigned from London। अभी भी मैं कभी कभी जाता हूँ, काम करता हूँ, आई एम अ कंसल्टेंट देयर। अब मैं 2004 से 20 तक शिफा इंटरनेशनल में था। अभी कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल ज्वाइन किया है 1 साल 1.5 से, बिकॉज उनके जो CEO हैं डॉक्टर शौकत बंग, शी इज़ माई क्लास फेलो फ्रॉम कैरेट कॉलेज एंड ऑल दैट, and it's a multidisciplinary hospital and he is going for improvements in different departments। सही। तो यूरोलॉजी में तो जी। अब डॉक्टर साहब इस पे आते हैं, आपकी जो फील्ड है यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के बारे में तो हम जानते हैं, किडनी का मसला, तकलीफ, दर्द, स्टोन्स वगैरह वगैरह। यूरोलॉजी क्या है, और यूरोलॉजी के मसाइल कौन कौन से हैं जो ज्यादातर लोगों में देखने को आते हैं? यूरोलॉजी बेसिकली तो उसमें किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, ये सारे कुछ आते हैं। उसमें यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं, स्टोन्स हैं, फेलियर के बाद ट्रांसप्लांट है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इट्स अ ह्यूज वास्ट फील्ड। सही है। और आजकल तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ऐसे हॉस्पिटल्स में, जैसे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल है, या वो है शिफा है, या आगा खान है, तो अब तो सारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे हमारा यूरोगाइनेकोलॉजी अदर है, पीडियाट्रिक के साथ यूरोलॉजी अलग है, कंजेनिटल एनोमलीज अलग हैं, ट्रांसप्लांट एंड रिकंस्ट्रक्शन इज़ अनदर फील्ड। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि शायद आर्मी के अलावा हमारे पाकिस्तान में मेडिसिन ऐसी फील्ड है जिन्होंने अपडेट अपने आप को पूरी दुनिया के साथ रखा हुआ है, एस्टेब्लिश, कि मेरे ख्याल में 99.9% चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको अगर अब अमेरिका या इंग्लैंड या UK या कहीं जाना नहीं पड़ता। बाकी दे आर ऑल अवेलेबल इलाज के लिए, विद द सेम। मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, विद द सेम क्वालिटी। सही है, ये सबको पैगाम है। आप यकीन करें कि मैंने सईद अख्तर साहब के साथ 6 साल वॉलंटरी ट्रांसप्लांट किया है। जो चीज़ यहाँ 6 लाख रुपए में होती है, अगर इफ़ यू गो टू अमेरिका 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आएगा। हमारे सारे प्रोग्राम्स और सब कंसल्टेंट्स जो हैं वहाँ से क्वालिफाइड है। जैसे अभी कायद-ए-आज़म में जितनी भी कंसल्टेंट हैं वो अमेरिका और इंग्लैंड में 10-10, 15-15 साल कंसल्टेंट जॉब पे रहे हैं। तो ऑल द फैसिलिटीज़, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेसिक लेवल पे जो हमारा प्रॉब्लम है कि इनिशियल डायग्नोसिस और वक्त पे डायग्नोसिस, अगर वो सिस्टम ज़रा बेहतर हो जाए, लिएज़ान उसके साथ हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बीमारियों के बारे में बात भी बड़ी कम होती है, अवेयरनेस भी बड़ी कम है। हमें पता है BP है, हार्ट है, ये तो बहुत सामने बीमारियां नजर आ जाती हैं, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल, लोगों को पता है। लेकिन किडनी हो गई, यूरोलॉजिकल फंक्शंस हो गए हमारी बॉडी के, उसके बारे में लोग नहीं जानते। ये पता है बस 8 गिलास पानी पी लिया करें दिन में। बिल्कुल। तो आप किस तरह से हमें कुछ मदद करेंगे कि लोग समझ सकें कि ये प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं और इनके लिए हमें इस तरह अवॉइड करना चाहिए? और किस किस तरह के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जिससे इंसान अगर गुजरे तो उसे पता लगे कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है? सपोज सिंपल चीज लेने, स्टोन्स आर वेरी कॉमन। ये इजिप्ट से यहाँ तक हमारे एक स्टोन बेल्ट है, पानी की कमी की वजह से गर्मी में ज्यादा हो जाते हैं।
अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आर बिकॉज ऑफ दोज। तो अगर आप वक्त पे उसको डायग्नोज करें तो दे आर ऑल ट्रीटेबल डिजीजेज। द सेम गोज फॉर कैंसर। सपोज किसी को ब्लड आया यूरिन में तो यू हैव टू आउटरूल ब्लैडर कैंसर, रीनल कैंसर एंड ऑल दैट। और उसमें सारा ये है कि ऑल कैंसर्स आर ट्रीटेबल, कंप्लीटली ट्रीटेबल इफ यू कैच देम अर्ली। तो अगर वो जल्दी से किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाएं जहां आप अर्ली कैंसर्स पकड़ें, जैसे मैं 20 साल से इधर हूँ, तकरीबन तमाम के तमाम कैंसर्स 99% दे आर completely curable if they are referred early stage, and you catch them early and you treat them। लेकिन लोग इग्नोर कर लेते हैं, स्टोन्स की वजह से people lose their kidneys। सही है। इसी तरह जो है सपोज इनफर्टिलिटी है, वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और दूसरे कुछ जेन्युइन लोग नहीं हैं, वो नहीं है। इसी तरह कंजेनिटल एनोमलीज हैं, फिस्टुलास हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो अब मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है। और एक बात मैं बता दूं कि अभी आजकल तो पूरी दुनिया वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स और उस पे गई है। अभी कायद-ए-आज़म में हमने शुरू किया है वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स एंड ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स। सपोज अभी चतराल और दीर और नॉर्दर्न एरिया सारे 2-3 महीने के लिए कट ऑफ हो चुके हैं। इसी तरह इतने दूर दराज इलाकों से आती हुई लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पे तो अब आप यहीं से अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, विजुअल अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल आना ही नहीं पड़ेगा। तो कोविड की क्या प्रॉब्लम थी? कोविड में यूरोलॉजिकल हमारे किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गई? कोविड में यूरोलॉजी तो एज सच बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, लंग्स और वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बाउल इन्वॉल्व है, बाकी सारी चीज़ें भी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जैसे हॉस्पिटल्स में आने से लोगों को कोविड से डर लगता है। अगर आप किसी को टच भी करेंगे तो वो सारा केयर करना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर आप किसी को ले जाना है तो कोविड टेस्ट ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट ऑप केयर और चीज़ों में सारे स्टाफ के लिए और वो तो वो केयर्स करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स हैं और जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें ये है कि आप आसानी से, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आप लोग आई वाज सरप्राइज हाउ बिजी यू आर। तो आपके पास हम आपको भी थोड़ा सा बिजी करते हैं, कॉल्स भी अनाउंस कर देते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर कॉल्स करना चाहें, डॉक्टर साहब से कोई मशवरा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे डाल दें जी। तो अभी अपने ब्रेक में 10 मिनट में आप विजुअल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको टेस्ट सजेस्ट कर देंगे। आपको आना नहीं पड़ेगा। जस्ट इन केस 5% लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ता है तो सिर्फ वही लोग हॉस्पिटल आएंगे, उन पे प्रेशर भी कम होगा और ह्यूमन रिसोर्स और सब चीज़ें भी बच जाएंगी। तो स्पेसिफिकली कोविड के लिए तो मेरे ख्याल में यही सोल्यूशन है जो अभी कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमसेट्स वालों से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। वो बलूचिस्तान में कोई 24 सेंटर चला रहे हैं, उनके एम्बुलेंसेज में भी कैमरे और अल्ट्रासाउंड और सब कुछ लगा हुआ है। मोबाइल हॉस्पिटल हो गया, मोबाइल हॉस्पिटल। और उनको फिल्टर आउट करके जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु नीड टू गो टू द हॉस्पिटल्स और टू स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स टर्शरी, तो उनमें पर रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम केयर की बात करें तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट करें जिसकी वजह से हम ये यूरोलॉजिकल इश्यूज से बच सकते हैं? यूरोलॉजिकल इश्यूज को तो हमारे मुल्क में जो हैं, जो मैंने देखा है जी, एक तो स्टोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर किडनीज बिकॉज ऑफ स्टोन्स। एक छोटा सा स्टोन इधर फंस गया, किडनी ब्लॉक हो गई, इज इजीली ट्रीटेबल एंड पीपल इग्नोर इट। नंबर 2 जो है मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन एंड ऑल दैट। अ लॉट ऑफ पेन किलर्स आर काजिंग रीनल फेलियर। इसी तरह जो इन्फेक्शंस हैं, हर बंदा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सराहने ऑगमेंटिन की और एरिथ्रोमाइसिन की बोतल पड़ी होती है। आप यकीन करें कि हमारे तकरीबन 90% लोग रेजिस्टेंट हैं कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स से। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा असर ही नहीं करती। तीसरा ये है कि साथ साथ में हकीमी और दमदारू और चीज़ें भी चलती हैं जब तक कि पेशेंट आखिरी स्टेज पे न पहुंच जाए, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। आप इसको बचा लो, डॉक्टर के पास फिर सबसे ज्यादा मलबा जो है वो डॉक्टर पे गिरता है। खतरनाक। हमारे साथ कॉलर में है जी खालिद आफताब साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद साहब। खालिद साहब
جی میں ڈاکٹر میاں خالد اکبر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یورک ایسڈ کیوں بڑھتا ہے، یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے باڈی کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کا مؤثر علاج کیا ہے؟ صحیح ہے. یورک ایسڈ کے بڑھنے کے تو بیسیکلی جو آپ کا بیک گراؤنڈ پروڈکٹس ہیں وہ سارے بڑھتے ہیں اور اس کے اسپیسیفک میڈیکل فیلڈ ہے، لیکن جو اثرات باڈی پہ ہیں وہ آپ کی کڈنیز پہ بھی اثر کرتے ہیں، آپ کے جوائنٹس پہ بھی اثر کرتے ہیں، آپ کی پوری باڈی پہ بھی اثر کرتے ہیں. اور یورک ایسڈ کا فوڈ سے بھی زیادہ تعلق ہے. 50% تو یہ جو پروٹین اور ریڈ میٹ اور اس کی انٹیک کی وجہ سے باربیکیو. بالکل جی، وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں. باقی تو آپ کے میٹابولک پروسیس ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے بلڈ سیمپل سے آپ اس کو ڈائگنوز کریں اور 50% آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز اور چیزوں سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے جس سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ساری ہمارے ہاں ایمرجنسی میں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز پرسسٹنٹ اور لانگ ٹرم جیسی شوگر بلڈ پریشر کا آ جائے اس وقت ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. تو آپ کو ایک لانگ ٹرم پرماننٹلی اس کو چیک کرنا اور اس کا ڈائٹ کنٹرول کرنا اور اگر ضرورت ہو تو میڈیکل علاج سے کنٹرول کرنا. بالکل ٹھیک ہے. مسز فاطمہ ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز فاطمہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یورین کا مسئلہ مطلب زیادہ آنے کا نا، جو پھر کنٹرول نہیں ہوتا اور رات کو میں اس کی وجہ سے سو نہیں پاتی. میں شوگر کی بھی پیشنٹ ہوں، 6-7 سال سے مجھے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے تو وہ ہے لائن پہ. اس کا سب سے زیادہ تو ڈائبٹیز از دا مین کاز آف یور فریکوینسی اینڈ اگر ارجنسی ہے اس کو ہم پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ کیا ارج انکانٹیننس بھی ہے اور اگر ہے تو اس کے لیے کیا پیڈز استعمال کرنے پڑتے ہیں، یہ چیزیں. لیکن جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ڈیزیزز ہیں اس کو آؤٹ رول کرتے ہیں کہ آپ کو انفیکشن تو نہیں ہے، سٹون تو نہیں ہے، ابسٹرکشن تو نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ڈائبٹیز از دا مین کاز، اس کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیورولوجیکل اور جو برین انجریز ہیں، اسپائنل کارڈ انجریز ہیں، وہاں پہ جو نروز آتے ہیں اس سے بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اور ہائپر ایکٹیو بلیڈر بھی لوگوں کو ہوتا ہے. خواتین میں بچے پیدا ہونے کے بعد بلیڈر میں پرابلمز آ جاتے ہیں، بلیڈر نیچے گر جاتا ہے، ریزیڈیول یورین رہ جاتا ہے، اس سے انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس انفیکشن کے بعد یہ پرابلمز کافی سارے ہوتے ہیں. انفیکشن کے ساتھ ہی فریکوینسی، ارجنسی. تو سب سے پہلے تو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایک سمپل الٹرا ساؤنڈ کڈنیز کا، بلیڈر کا اور اس کا ایک یورین ٹیسٹ کی انفیکشن تو نہیں ہے، ڈائبٹیز کنٹرول اور اگر کچھ نکل آئے تو اس کے مطابق، ورنہ بلیڈر کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. کچھ یہ بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے لیکن ایک آخری کالر ہے، ان سے ہم فوراً کال پر بات کر لیتے ہیں. محمد سلیم. السلام علیکم. جی السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 1 سال سے مختلف ہاسپٹلوں میں اپنا علاج کروا رہا ہوں. میرے معدے کا پرابلم ہوا ہے، میرے منہ میں مختلف آگ لگتی ہے، میں کوئی کھانا نہیں کھا پاتا ہوں، میں کھانا کھا ہی نہیں پا رہا ہوں. میری بچیوں کے ساتھ ہے. اب یہ ہے کہ میں نے کراچی کے مختلف اچھے اسپیشلسٹ، ابھی میرا کراچی کا جو ماہر ڈاکٹر زخم عباس صاحب جو OMI کے اندر بھی ہیں، ضیاءالدین کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، ان سے میرا آلریڈی علاج چل رہا ہے. انہوں نے مجھے مختلف ٹیسٹ کروایا، اس کا مجھے میڈیسن ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے اینڈوسکوپی کا کہہ دیا. آپ اینڈوسکوپی کرانے کے لیے ٹھیک ہے. اوکے صحیح. آپ کا یہ تو سوال سمجھ میں میدے کا مسئلہ ہے جو کہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی گیسٹرونٹرولوجسٹ کو دیکھنا چاہیے. اور انڈوسکوپی یہ ہے کہ وہ شاید آپ کے اندر سٹمک اور ڈیوڈینم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی انفلیمیشن یا انفیکشن یا السر یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کے مشورے پہ جائیں. اور کھانے پینے میں میدے کا تعلق کھانے پینے سے ہے تو اس میں تھوڑا احتیاط کریں. رات کو دیر سے نہ کھائیں، بازاری چیزیں نہ کھائیں. جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہ کھائیں اور جو انسانوں نے بنائی ہیں بیکریوں نے وہ نہ. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد صاحب، وقت دیا آپ نے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.